नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। एक बार फिर से मैं आज आपके बीच हाजिर हूं। और आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि बहुत कम उम्र में इनके ऊपर पार्टी ने इन पे भरोसा और विश्वास जताया हुआ है और इनको पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से नव निर्वाचित राष्ट्रीय महासचिव चंद्रेश प्रताप यादव इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चंद्रेश जी। धन्यवाद धन्यवाद रंजीत जी, आपका भी सभी दर्शकों का पब्लिक लाइव को मेरा धन्यवाद। इससे पहले चंद्रेश जी कि मैं सवाल पे आऊँ, मैं पूछूं आपसे कि आपका प्लान क्या है, पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा क्यों किया है, और जो विधानसभा चुनाव हुए उसके परिणाम हम सब के बीच हैं, इस पे भी हम आएंगे। लेकिन उन सब के बीच सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई राष्ट्रीय बहुत बहुत महासचिव बनाने धन्यवाद, पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सभी दर्शकों को, सभी बहुत धन्यवाद। पहला और सीधा सवाल है आपसे, चूंकि मैं आपकी जो काबिलियत है उस पर शक नहीं करता हूं, मैं जानता हूं पेशे से आप वकील भी हैं। पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा और विश्वास जताया है और राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। कार्यकर्ता कार्यकर्ता जब मेहनत से काम करता है तो उसको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बहुत ध्यान से देखते हैं और कहीं ना कहीं उसकी मेहनत का फल उसको मिलता है। तो किसी भी कार्यकर्ता को भी अपने दल के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, जो कार्य मिले उसको ढंग से करना चाहिए। समय आने पे जरूर कहीं ना कहीं नेतृत्व जानता है उसका फल आपको मिलेगा। जरूर आपको एक ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है जिस कार्यों को आप ढंग से निर्वहन कर सके। इस जिम्मेदारी के लिए मैं दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को, माननीय श्री अरविंद राजभर जी को, श्री अरुण राजभर जी को, सभी तमाम पदाधिकारियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और विश्वास जताया। चूंकि आपको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, बहुत काम करना है, इस बात को आप भी मानते हैं और जानते हैं। चूंकि आपकी जो पार्टी है, खास करके उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जो इलाका है, जो एरिया है, वहाँ के एक सीमित आधार वाली क्षेत्रीय पार्टी है। तो इसको विस्तृत करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? क्योंकि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष और आपके लाखों कार्यकर्ता सुन रहे होंगे, शायद आपकी बात उनको अच्छा लगे और उन जो आपका विजन है वो समझ पाए। देखिए, हमारे दल की प्रमुख मांगों में से शुरू से रहा है कि किस तरह उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को, जिससे कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है और भी बहुत सारी समस्या होती है, उसको लेके कैसे राज्य का विभाजन किया जाए। हो सकता है पूर्वांचल राज्य बन जाए तो पूर्वांचल को भी भारत देश की विकास की मुख्य धारा में लाने में एक आसानी होगी। पहला तो हमारा मुख्य मुद्दा ये होता है। दूसरा मुद्दा ये होता है कि हम आरक्षण को का आधार जातिगत न करके आर्थिक करना चाहते हैं। और एक, जैसे हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं, महिलाओं की भागीदारी कैसे विकास की मुख्य धारा में हो। 50% हमारी पार्टी आरक्षण देने की बात करती है, महिलाओं की समान शिक्षा लागू करने की बात कहती है, जो भी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है उसको लागू करने की बात करती है। और आरक्षण में भी कैटेगराइजेशन कैसे किया जाए, जैसे जिन जातियों को पुराने दिनों से आरक्षण का लाभ मिल चुका है और जिनको नहीं मिला है, जो आज भी विकास की मुख्य धारा से वंचित है, उनको कैसे विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, उनको आरक्षण देके, आर्थिक आधार पर आरक्षण देके मुख्य धारा में लाया जाए। इस चीज की हमारी पार्टी वकालत है। आपकी विजन अच्छा है, लेकिन अब चूंकि आपकी बातों से एक सवाल खड़ा ये होता है चंद्रेश जी, चूंकि आपकी जो पार्टी है कहीं ना कहीं एक समाज, एक जात को रिप्रेजेंट करती है, ऐसा आपके ऊपर आरोप भी लगा है। तो आप कैसे और जो समाज के लोग हैं और जो जात के लोग हैं उनको कैसे आप अपने साथ मिलाएंगे? और खास करके अभी आपने कहा कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात आपने करी, अभी कैसे करेंगे? सिर्फ जो राजभर समाज के हैं उनके करेंगे या ऑल ओवर जो हैं सभी जात के लोग हैं उनको करेंगे? क्योंकि यही तो आपके ऊपर आरोप लगती है। अगर मैं आपसे कहूं कि रंजीत जी, आपकी पार्टी मैं और आपको ओवैसी की पार्टी में क्या अंतर है, क्योंकि वो भी एक जात को रिप्रेजेंट रंजीत करते जी हैं और आपकी भी पार्टी एक जात को रिप्रेजेंट करती है, तो ये कैसे करेंगे? रंजीत रंजीत जी, ये सरासर इस चीज को मैं नकारता हूं। कोई भी दल, कोई भी समूह, कोई भी व्यक्ति अगर एक ही विशेष समुदाय के लिए कार्य करता है तो वो राजनीतिक दल नहीं हो सकता, उसको आतंकवादी संगठन कहा जा सकता है।
भारत संविधान इस तरह के तरीके से कोई भी कार्य की अनुमति नहीं देता कि आप एक किसी किसी व्यक्ति विशेष के लिए या वर्ग के लिए काम करें। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारी पार्टी महिलाओं के 50% आरक्षण की बात करती है। रंजीत जी, महिलाएं सिर्फ राजभर समुदाय में या मुस्लिम समुदाय में नहीं होती, महिलाएं सब समुदाय में होती है। और आज जरूरत इस बात की है महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको भी 50% का आरक्षण दिया जाए। हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जहां भी जाते हैं इस बात की हमेशा वकालत करते हैं कि महिलाओं को किस तरह से 50% आरक्षण दे के उनको भी विकास की मुख्य धारा में लाया जाए। वो हमेशा से कहते हैं कि जब बेटी पढ़ती है, बेटी का विकास होता है, तो वो दो घर चलाती, बेटा पढ़ता है तो एक ही घर चलाता है। तो इसलिए आज के समय में मांग है कि महिलाओं को किस तरह मुख्य धारा में लाया जाए, उनको 50% आरक्षण देके कैसे नौकरियों में लाया जाए, कैसे उनको बिजनेस पर्सन बनाया जाए, कैसे विकास की मुख्य धारा में उनकी भी सहभागिता हो, उनके नाम भी जमीनें हो, जायदाद हो, वो भी इंडिपेंडेंट हो, किस तरह से उनको विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, इसकी बात हम लोग करते हैं। और किसी एक विशेष वर्ग समुदाय के लिए हम काम नहीं करते। हमारे साथ सारी जातियां हैं। उत्तर प्रदेश में आज जितने भी दलित, पिछड़े, वंचित लोग हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं। जो भी बेरोजगार। सवाल इसलिए अहम था चंद्रेश जी, क्योंकि जिस हिसाब से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मूवमेंट देखने को मिला था, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि फिर से आपकी पार्टी बीजेपी में शामिल होने जा रही है। इसलिए मेरा यह सवाल था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कयास आपके जो भी हैं वो अलग है, लेकिन मैं अपने बातें रखूंगा क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी एक जमीनी नेता है जो पूर्वांचल नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जमीन में चलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, अपने जनता के बीच, कार्यकर्ता के बीच सुख दुख में रहते हैं। यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में जो भी आप परिणाम है आपके सामने है, किस तरह उनका हश्र हुआ उनका, कहीं ना कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत में, ओम प्रकाश राजभर जी की कार्यकर्ताओं की मेहनत में पूर्वांचल में दिखाया है कि हाँ, यहाँ हमारे बिना तुम्हारा खाता नहीं खुलने वाला। आजमगढ़ साफ है, अंबेडकर नगर साफ है, बलिया साफ है, मऊ में भी इनका बहुत बुरी हाल रही, गाजीपुर में भी यही हाल रहा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता है कि कहीं ये राजभर जी की पार्टी और इनके कार्यकर्ता लेकिन भारतीय हमको पार्टी लोकसभा में फिर। ठीक है, ओके, जनता ने आपकी चिंता क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके जो मैनिफेस्टो में जो वायदे थे, वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त, लैपटॉप, सिंचाई के लिए बिजली फ्री, जो पुरानी पेंशन है उसको फिर से बहाल, और ख़ास करके महिलाओं के लिए जो आपने 1500 का पेंशन का जो योजना बनाई थी, उसके बावजूद भी आम जनमानस के बीच में उनके मन में ये चीज़ क्यों नहीं घर कर पाए आप कि आपको जिताकर सत्ता में लाए? देखिए, रही बात हार जीत की तो ये होती रहती है और हम हार को स्वीकार करते हैं, लेकिन जहां आप देखा जाए तो भारतीय समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का आप वोट परसेंट देखेंगे तो वो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। तो इस आधार पे मैं ये भी कह सकता हूँ ये तो गठबंधन बहुत तो स्वाभाविक क्या ये मान ले, जनता तो और। क्या ये मान ले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इस बात को लेकर खुश हैं कि उनकी जो वोट प्रतिशत है उसमें वृद्धि हुई है? बिल्कुल वृद्धि हुई है और कहीं ना कहीं वृद्धि हुई। हार से ये तो सीखने को मिलता है कि कहाँ क्या कमी रह गई, उसको हम अगले चुनाव में सुधारेंगे और अच्छे से करेंगे। लेकिन जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा। 36% वोटों के लोगों के लिए हमारा नेता प्रशिक्षण किया जाएगा कि कैसे बूथ पर खड़े होकर के अपनी भीड़ को, अपने वोटरों को वोट कैसे दिलवाना है, कैसे उनकी मदद करनी, ये सारी हम लोग सब प्रक्रिया कार्यकर्ताओं को बताएंगे और आने वाले चुनाव में जरूर निश्चित रूप से हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार चलिए, हम बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वैसा ही हो। फिलहाल मेरा एक और जो अहम सवाल आप से जो मैंने पहले भी पूछा था वो ये था कि चूंकि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और अगर आप उम्र के लिहाज से बात करेंगे तो आपकी उम्र भी कम है, उसके बावजूद भी ये जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। ये सवाल मैंने आपसे किया था। आपसे मैंने ये भी पूछा था कि आपके रोड मैप क्या है, चूंकि हम सभी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि आपकी जो पार्टी है, खास करके उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक सीमित आधार क्षेत्रीय पार्टी है। इसको विस्तृत करने के आपके जो प्लान हैं वो क्या हैं? क्योंकि आपको इस वक्त आपके जो जितने भी तमाम जो आपके कार्यकर्ता हैं वो देख रहे होंगे, और पूरा हिंदुस्तान आपको इस वक्त देख रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ अगर कनेक्ट करना चाहते होंगे, जुड़ना चाहते होंगे, शायद आप जो अभी बताएंगे
कि हम किस तरह से विस्तृत करेंगे, संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, आपकी पार्टी कैसे विस्तार हो, इसके लिए क्या करने वाले हैं, मुझे लगता है कि तमाम दर्शक को आप जरूर इस बात को बताएं। देखिए, पहले तो आपने उम्र की बात की, तो उम्र की लिहाज से मैं भले ही छोटा हूं, लेकिन मैं आपको और कार्यकर्ताओं को, सभी दर्शकों को बता दूं कि मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लिए 2012 से सक्रिय रूप से कार्य करता हूं। और माननीय नेताजी के विचारों को, उनके साथ कितनी दिनों, कितने सालों तक रहा, उनसे जुड़ा, कार्यकर्ताओं से मिला। संगठन, एक जो संगठनात्मक कौशल होता है, वो नेताजी के साथ रह के मैंने सीखा। माननीय अरविंद राजभर जी तो मेरे बचपन के सहपाठी हैं। कहीं ना कहीं दल की विचारधाराओं से, नेताजी की विचारधारा से, अरविंद जी की विचारधारा से मैं शुरू से वाकिफ हूँ कि जो समाज में कुरीतियां हैं, कहीं ना कहीं हम इन सब बातों में, जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो बचपन से ही ये सब डिस्कस किया करते थे। और रही बात संगठन को कैसे बढ़ाना है, आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी है जरूर क्षेत्रीय दल, लेकिन आपको मैं आज भी, दिल्ली में हमारा अच्छा संगठन है, मुंबई में बढ़िया संगठन है, पंजाब आप जाएं, सूरत जाएं, तो जहां जहां ये कामगार लोग हैं जो पूर्वांचल से या उत्तर प्रदेश से पलायन होकर अपने काम की तलाश में लोग गए हैं, कहीं ना कहीं वो आज हमको वहां जाकर के अपना नेता मानते हैं। हमारी नीतियों को आज भी वो मानते हैं, तो वो हमको नेता मानते हैं, आज भी वो हमारे लिए वोट करते हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। जब हम जाते हैं मुंबई में, हम जब प्रोग्राम करते हैं तो वहां 10,000 20,000 की भीड़ इकट्ठा होती है। सूरत में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, ऐसे ऐसे हर जगह हमारे कार्यकर्ता हैं। अब कार्यकर्ताओं की जो संगठन की चूल है, देखिए वो फिर से कसने की मैं जरूरत उसमें है। मैं थोड़ा सा रोकूंगा। मैं आप जी की जो उम्र का सीमा है, मैंने इसलिए उसको नहीं आंका। मुझे आपकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। मैंने पहले कहा कि आप पेशे से एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, तो आपकी जो जानकारी है उस पर कोई शक नहीं करता। मैं जो आपको जो दायित्व दी गई है पार्टी की ओर से, मैंने उस पर ये बात कही। दूसरी बात, चूंकि हम सभी जानते हैं कार्यकर्ता होना और संगठन को कैसे मजबूत करना वो आपको पता है, और कितने कार्यकर्ता हैं वो आपके लिए ज़रूरी होंगे। लेकिन जब हम पार्टी की बात करते हैं, और ख़ास करके क्षेत्रीय, राज्य और नेशनल लेवल की पार्टी की बात करते हैं, तो उसकी क्राइटेरिया होती है, कुछ ना कुछ मापदंड होते हैं। तो उस लिहाज से तो मैंने हाँ। जो कहा कि आपकी पार्टी क्षेत्रीय और सीमित पार्टी है, मेरा कहने का मतलब ये था। चूंकि एक बार फिर से मैं कहूँगा कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान आपको देख रहे हैं, और समय की भी कमी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वक्त अगर जो भी आप अपने तमाम जितने भी कार्यकर्ता को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, उनसे कुछ आप संवाद करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। मैं एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक कुछ पंक्तियां हैं वो पढ़ना चाहूंगा। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो सभी नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से मेरा यही निवेदन है कि वो हमारे पूर्वांचल के गांधी, अंबेडकर, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जो रास्ता बताएं, जो आदेश दें, उसका अक्षरशः पालन करें। चाहे वो संगठन का कार्य हो, चाहे जनता के बीच में जाना हो, चाहे जो भी कार्य हो, जरूर हमारी सरकार बनेगी। सभी कार्यकर्ताओं की जो पार्टी की नीतियां हैं, सबकी मांगे पूरी होंगी, सभी का समग्र विकास होगा, सभी को साथ लेकर चला जाएगा। और अच्छी संख्या में आप लोग आए, पार्टी से जुड़े। जैसा कि हम पे आरोप लगता रहता है कि हम एक पूर्वांचल की पार्टी है, एक जाति बिरादरी की पार्टी। हम पहले ही कह चुके हैं कि जो भी दल किसी एक समुदाय के लिए काम करता है, वो भारतीय लोकतंत्र में दल नहीं हो सकता, आतंकवादी संगठन हो देखिए, ये सकता है। बात आपने तो दोबारा हमारी रिपीट की, आप पार्टी, मुझे ब्रेकिंग दे रहे हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो ओवैसी की पार्टी है, आपके हिसाब से? मैं नहीं 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 नहीं, रंजीत जी, मैं माफ कीजिएगा, मैं किसी एक पार्टी को नहीं, जो भी व्यक्ति, मैं ओवैसी जी का क्यों नाम लूंगा? ओवैसी जी की भी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, अच्छे खासे लोग उनके मानने वाले। मैं ऐसा नहीं कहता, ये कहना बहुत गलत होगा कि मैं ओवैसी जी को, लेकिन हाँ, जो भी लोकतंत्र में आस्था नहीं रखता है, जो सिर्फ एक ही मुद्दे पे काम करता है, एक ही तरफ बायस्ड होता है, वो कभी राजनीतिक दल नहीं हो सकता, वो एक सिर्फ आतंकवादी संगठन हो आपने सकता है। चूंकि जहाँ पे थोड़ा सा लंबा कर दिया, तो मेरे पास एक सवाल और जहन में आ गया। जो इस वक्त जो जी परिस्थितियां हैं, खास करके, क्या जी चंद्रेश जी, धर्मनिरपेक्षता के जी नाम पे जो ये हो रहा है, क्या आज सिर्फ धर्मनिरपेक्षता जो है वो दंगा और फसाद बन के रह गया है? क्या धर्मनिरपेक्ष की जो आज मतलब है, मायने हैं, वो सिर्फ दंगा और फसाद है, जो ये हाल के दिनों में जो देखने को मिल रहा है?
खास करके आप नहीं करौली की बात कर ले राजस्थान के, या फिर मध्य प्रदेश की खरगोन की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, या फिर अभी जो राजधानी दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में हुई है उसकी बात कर ले। क्या लगता है आज जो धर्मनिरपेक्ष है वो महज दंगा फसाद बन के रह गया है? नहीं, कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार की कारस्तानी भी जिम्मेदार है। अगर आप कहेंगे कि मस्जिदों में अजान का लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसको लेके एक समुदाय को थोड़ा सा दिक्कत होगी। और लेकिन आप लेकिन अपने लोगों ठीक को ठीक, लेकिन दिक्कत मस्जिद दिक्कत में क्यों अगर होगी? हथियार लेके भगवा लगाने चंद्रेश जी, दे, दिक्कत क्यों होगी? जी आप खुद वकील हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट 2005 में इसको वर्दी दे रखा है कि जो लाउड स्पीकर के और जो खास करके साउंड की जो डेसिमल है उसके हिसाब से आपको वर्क करना है। आप खुद जानते हैं इस बात जी को। बात इसमें दिक्कत नहीं क्यों? नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन आप जरा ये भी पता कर लीजिएगा कि आपके प्रशासनिक अधिकारियों के पास वो वॉइस की फ्रीक्वेंसी और डेसिमल नापने की कितनी मशीनें हैं और कितना उसका पालन किया जाता है। एक रंजीत जी, मैं आपको बताऊं, एक उत्तर प्रदेश में तो आजकल ये हालत है, दो बिरादरी बता दो तो आपको सीधा जेल हो जाएगी। पहले तो चुनाव के बीच में, चूंकि मैं पूर्वांचल में जमीनी स्तर पे सक्रिय रहा, कितने सारे फोन कॉल आते थे थाने में। अगर थानेदार नाम पूछता था, उसके सामने दो बिरादरी मिल जाती थी तो पक्का जेल भेज देता था और पूछता था किसको वोट दोगे, कहीं कह दिया सुभाषपा सपा को वोट देंगे तो जरूर उसको जेल भेज देता था। इस तरह के हालात हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार की कारस्तानी है और सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आज भी सरकार को अपने विजन में, कार्य रवैये में सुधार करने की जरूरत है। हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, इस तर्ज पे सरकार को कार्य करने की आवश्यकता है। यानी हम मानते हैं सरकार की दोहरी नीति है। बिल्कुल, सरकार की दोहरी नीति, सरकार की कारस्तानी सब कार्यों के लिए जिम्मेदार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने